हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी के पसंदीदा यूट्यूब चैनल रहा एजुकेशनल में। एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम, जिसको नेशनल पेंशन स्कीम के नाम से भी जानते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग बातचीत करेंगे बिल्कुल आसान भाषा में कि नहीं मिलेगी और पेंशनर्स को कितनी मिलेगी, और अगर इतना अच्छा है तो क्यों आखिर एम्प्लॉयज़ विरोध कर रहे हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ सबसे ज़्यादा क्यों सरकारी कर्मचारी विरोध कर रहे हैं इसको आज बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। और आप सभी के रिक्वेस्ट पर ये वीडियो आ रही है, तो उम्मीद करूंगा कि आपके जितने भी प्रश्न हैं आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। डिस्क्रिप्शन में टीचर हेल्प नाम की प्लेलिस्ट मैंने लिंक दे रखी है, आप सभी उस लिंक को ज़रूर देखिएगा, उसमें ढेर सारी आपकी यूज़फुल वीडियोज़ बनी हुई हैं। चलिए बातचीत स्टार्ट करते हैं। नेशनल पेंशन स्कीम, बात 1 जनवरी 2004 से है। 31 दिसंबर 2003 संभवतः कंप्लीट होने के बाद 1 जनवरी 2004 के बाद से जो भी सरकारी नौकरी में आपके एम्प्लॉयज़ आए हैं उनके पीएफ और पेंशन उनको नहीं मिलेगा। और ये बात जब 1999 थी उसी समय इसकी नींव पड़ गई थी। औसत आयु जब लोगों की बढ़ने लगी तो सरकार ने सभी नागरिकों को बुढ़ापे में वित्तीय सहायता देने के लिए ये स्कीम एक सोची और उसके लिए एक संस्था का निर्माण किया, OASIS। ये संस्था NPS नाम की स्कीम का सुझाव दी सरकार को, और सरकार को ये स्कीम अच्छी लगी। अब इसको शामिल किया गया, तब इसका विरोध शुरू हो गया। 2005 में यूपी में भी इसको लागू कर दिया गया। कई राज्यों ने 2004 में जब केंद्र सरकार ने लागू किया तो कई राज्यों ने इसको लागू कर दिया। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि NPS है क्या और इसको लागू क्यों किया गया, और लागू किया गया तो विरोध इसका क्यों है, और अगर विरोध है तो सरकार इसको वापस क्यों नहीं ले रही है। बिल्कुल आसान भाषा में इसको समझने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए बेसिक से स्टार्ट करते हैं। हेडफोन ऑन कर लीजिए, ईयरफोन लगा लीजिए और बहुत आसानी से समझने की पूरी हम कोशिश करेंगे। हालांकि नेशनल पेंशन स्कीम के बारे में सारी चीज़ें इसमें स्लाइड्स आपको इंग्लिश में मिलेंगी, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको पूरा हिंदी में समझाने की। NPS देखिए, न्यू पेंशन स्कीम ये गवर्नमेंट सब्सक्राइबर के लिए, यानी कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो हैं, हालांकि ये सभी के लिए है। और जब 2004 में लागू की गई थी तो वहाँ से गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए ही फोकस किया गया था, लेकिन 2009 से इसको सभी सिटीजन के लिए, इंडिया के सभी सिटीजन के लिए, सभी नागरिकों के लिए ओपन कर दिया गया, 2 फेज, Tier 1 और Tier 2 में। लेकिन हम आसान भाषा में सिर्फ और सिर्फ NPS पे ही फोकस करेंगे, फिर आपके कमेंट जैसे आएंगे उस पर हम वीडियो बनाएंगे। तो अगर आपने NPS का फॉर्म भर दिया, आपके विभाग ने, आपके अथॉरिटी ने आपसे NPS का फॉर्म भरवा दिया, तो अब आपका क्या होगा कि जो भी मंथली सैलरी आपको मिलेगी, उस मंथली सैलरी में जो आपका बेसिक होता है ना, बेसिक सैलरी होती है, उस बेसिक सैलरी का 10% प्लस DA ये आप कंट्रीब्यूट करेंगे आपके अकाउंट से। जैसे पहले होता था कि आप आपके PF प्रोविडेंट फंड आपका जमा होता था तो आपके अकाउंट से एक फिक्स्ड अमाउंट सैलरी कटती थी और उतना ही आपका विभाग या आपकी सरकार उतना ही उसमें जमा करा दी था और इकट्ठा आपके PF में वो ऐड हो जाता था। कुछ ऐसा ही है, लेकिन यहाँ पर कुछ दूसरी चीज़ें हैं। यहाँ पर आपके बेसिक सैलरी का 10% प्लस DA मिलाकर आपसे लिया जाता है, और सरकार भी पहले 10% ही मिलाकर आपके NPS अकाउंट में जमा करती थी। लेकिन जब काफ़ी ज़्यादा विरोध हुआ और लगभग 2016 के बाद और 2019 से 10% की जगह गवर्नमेंट ने इसको बढ़ाकर 14% अपनी हिस्सेदारी कर दी, यानी कि आपका 10% आपकी तरफ से कटेगा और सरकार इसमें 14% मिलाकर आपके NPS खाते में डालेगी। तो ये है NPS। अब यहाँ पर आ जाते हैं दूसरी इंपॉर्टेंट बात पे कि NPS विड्रॉ करने का नियम क्या है। देखिए, जैसा मैंने बताया कि Tier 1 और Tier 2 दो तरीके का है। Tier 1 में कोई भी आपको विड्रॉ करने की लिमिटेशंस हैं। कम से कम अगर आपने NPS अकाउंट ओपन करवाया है और आप एक सब्सक्राइबर हैं, यानी कि आप एक उपभोक्ता NPS आपने ले रखी है, तो कम से कम आपको 10 साल तक विड्रॉ नहीं कर सकते हैं, है ना।
मतलब एक तरीके का लॉक ही है, तब तक जब तक आप रिटायर ना हो जाए तब तक आप उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप टीयर 2 में हैं तो उस पर आपका कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा और आप विड्रॉल कर सकते हैं, है ना। अगली इंपॉर्टेंट बात है कि एनपीएस विड्रॉल में कम से कम आप अपने पूरे ड्यूरेशन में, पूरे अपने कह सकता हूँ सर्विस पीरियड में कम से कम 3 बार ही विड्रॉ कर सकते हैं, आप वहाँ से पैसे निकाल सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जो आप विड्रॉ करोगे वो एक्सेप्शन तभी आप विड्रॉ कर सकते हो, जैसे आप अपने बच्चों की पढ़ाई पे, बच्चों की मैरिज पे, घर बनवाना है या मेडिकल कुछ इमरजेंसी पड़ गई वगैरह वगैरह, उस केस में ही आपको यहाँ पर निकालने का मौका मिलेगा। अब आ जाते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जब आप रिटायर होते हो एट एज ऑफ 60, और कुछ जगह स्टेट एम्प्लॉयज़ के 62 ईयर्स हैं, जैसे एजुकेशन फील्ड में शिक्षकों के 62 साल हैं और सभी जगह 60 साल हैं। तो आप जब रिटायर होते हो और तो आपके रिटायरमेंट के बाद टोटल जो एनपीएस अकाउंट में आपके पैसे हैं, जो भी आपका टोटल वहाँ पर पैसे हैं, उसका मैक्सिमम आप विड्रॉ कर सकते हो 60%। जैसे कि आपके अकाउंट में मान लीजिए 100 रुपये, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो आप ज़्यादा ज़्यादा इसमें से 60 रुपये ही निकाल सकते हैं, बाकी के 40 रुपये आप नहीं निकाल सकते हैं, वो लॉक रहेगा। पहली इंपॉर्टेंट बात, ज़्यादा 60 से कम भी आप निकाल सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मैक्सिमम आप 60% ही निकाल सकते हैं। अब इसमें भी कंडीशन है। क्या कंडीशन है कि आप जो 60% निकालते हैं उसमें से 40% जो है, देखिए इतनी आसान भाषा में बताऊंगा आपको जो कोई और कहीं आपको नहीं बताएगा। इस 60% में भी 40% टैक्स फ्री रहेगा, यानी कि ये 60 रुपये जो आप निकालोगे उसमें से 40 रुपये पे आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, बचे हुए 20 रुपये पे आपको टैक्स पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, ठीक है। अब यहाँ पर तो ये 60% का काम हो गया। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो बचा हुआ 40% आपका है, यानी कि 100 रुपये पे अगर आपने 60 रुपये निकाल लिया है तो बचा हुआ जो 40 रुपये है वो हमेशा के लिए लॉक रहेगा और इसी पर ही आपको पेंशन मिलेगा। सब लोग कहते हैं ना कि क्यों इतना कम मिल रहा है या क्यों कम मिल रहा है, वो यही रीज़न है कि आपका 40% जो बकाया हुआ धनराशि है आपके एनपीएस अकाउंट में, उस पर ही वो हमेशा के लिए लॉक हो जाता है और उस पर ही आपको पेंशन मिलती है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात कि ये जो 40% है इसको आपका विभाग, आपकी सरकार इंश्योरेंस कंपनी को दे देती है, या कह सकते हैं जो अलग अलग टाइप की स्कीम्स हैं, जैसे LIC हो गया, प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस हो गया, अलग अलग नाम से जो है उनमें इन्वेस्ट करती है सरकार। शेयर मार्केट आप कह सकते हैं, उनमें इन्वेस्ट करती है और वो 40%, बहुत ध्यान से समझिएगा, ये 40% आपका पैसा जो हो वो इन्वेस्ट होता है, उस 40% पर जो ब्याज मिलता है, बहुत ध्यान से समझिएगा, जो ब्याज मिलता है उस ब्याज को 12 भागों में डिवाइड कर दिया जाता है और एक एक भाग आपको प्रत्येक महीने पेंशन के रूप में मिलता है और इसी वजह से आपको लगता है कि कम मिल रहा है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, एनपीएस 2004 के बाद से लागू होता है और मैक्सिमम स्टेट में 2005-2006 के आसपास से लागू होता है। तो जो एम्प्लॉयज़ हैं जो सर्विस कर रहे हैं वो कम टेन्योर के लिए अभी तक, क्योंकि अभी तो सबके लिए लागू हुआ नहीं है, जो नए सब्सक्राइबर्स हैं, नए उपभोक्ता आए हुए हैं, कम एज में आए हुए हैं, जिनको सर्विस ज़्यादा दिनों की करनी है, कम से कम 30 साल 40 साल की सर्विस करनी है, उनके लिए तो पेंशन काफ़ी अच्छा रहेगा, है ना, काफ़ी अच्छी पेंशन उनको मिलेगी, मंथली पेंशन। लेकिन जो लोग 8 साल 10 साल ही सर्विस उनकी बची थी और नया पेंशन स्कीम के तहत वो आ गए हैं, तो उनका क्या, उनको कम ही पेंशन मिल रही है। क्यों? जैसा मैंने बताया कि 40% ही आपका लॉक कर दिया जाता है और इस पर जो ब्याज मिलता है उसको 12 पार्ट में डिवाइड करके एक एक पार्ट आपको हर महीने पेंशन मिलती है, तो जाहिर सी बात है आपको पेंशन कम ही मिलेगी। इन सभी को मैनेज करने के लिए एक संस्था बनाई गई है PFRDA, जो आपकी किस प्रकार की स्कीम है, इस पर क्या क्या टर्म एंड कंडीशंस है, आपको कहाँ कहाँ लगाने हैं। और ये इम्पोर्टेंट बात है कि आपसे कई संस्थान है, चाहे वो पूछती है कि आपका जो पैसा है 40% कहाँ पर इन्वेस्ट किया जाए, और कई संस्थान पूछते भी नहीं है, वो डायरेक्टली इन्वेस्ट कर देते हैं जहाँ पर आपका फ़ायदा देखते हैं।
अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि जो आपका पेंशन रहेगा उस पर भी टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। जी हाँ, जब इतनी ढेर सारी चीज़ें हैं और कुछ रिलैक्सेशन भी है, फ़ायदा भी है, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ अगेंस्ट क्यों है एनपीएस के? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट बात समझने की कोशिश करिएगा। पहले 2004 तक गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जितने थे उनको फ़ायदा क्या होता था एनपीएस पेंशन से? उनको फ़ायदा होता था कि जो मंथली उनकी सैलरी होती थी उससे उनको पीएफ मिलता था। पीएफ एक अकाउंट होता था और लगभग 1.5 साल 18 महीने की एक उनको मैच्योरिटी के रूप में एक धनराशि मिलती थी और उसके बाद फिर उनको तो पेंशन मिलता ही था। पेंशन कैसा मिलता था? जिस लास्ट वेज पर, जिस लास्ट सैलरी पर रिटायर हुए हैं उसका जस्ट 50% पे उनकी पेंशन लग जाती थी और पेंशन बार बार रिन्यू होती रहती थी, है ना। लेकिन यहाँ पर आपका पीएफ का काम, पेंशन का काम, मैच्योरिटी, ये सारी चीज़ें हटा दी गई हैं, सीधे सीधे एनपीएस लागू कर दिया गया है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर कि लागू कर दिया गया। क्यों लागू किया गया? क्योंकि वित्तीय सहायता आपको बुढ़ापे में, रिटायरमेंट के बाद देना था। विरोध क्यों हो रहा है? यही विरोध हो रहा है, न पीएफ मिल रहा है, न मैच्योरिटी मिल रही है, न पेंशन डायरेक्टली मिल रहा है और इतना लार्ज अमाउंट वाला पेंशन नहीं मिल रहा है। सरकार इसको वापस क्यों नहीं ले रही है? रीज़न वही है, सेम रीज़न है कि सरकार के खजाने पर वित्तीय बोझ जैसा उनको बहुत ज़्यादा पहले लगता था, अब उनके ऊपर रिलैक्सेशन है, इस वजह से सरकार वापस नहीं लेगी। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, एक एग्जांपल दूं, क्या ये टैक्स सेविंग है? बिल्कुल है। एक एग्जांपल आपको मैं देकर दिखाता हूं। जैसे किसी एम्प्लॉय, बेसिक सैलरी उनकी होगी किसी की 3 लाख के आसपास, ठीक है, और ग्रॉस एनुअल इनकम उनका 11 लाख के आसपास है और टैक्स स्लैब उनका 30% लगता है। अगर वो एनपीएस में इन्वेस्ट नहीं करते हैं, ध्यान समझने की कोशिश करिएगा, एक एग्जांपल देने की कोशिश किया हूँ यहाँ पे, तो उनका 10% बेसिक और प्लस डीए उनका लगेगा। तो यानी कि इसका 10% लगा तो कितना आया? 30,000 रुपये आया 3 लाख का। इस 30,000 पर वो उनको 30% टैक्स देना पड़ेगा, यानी कि 9,000 के आसपास वो टैक्स देंगे। तो उन्होंने इन्वेस्ट कितना किया? 30,000 रुपये नहीं इन्वेस्ट किया है। टैक्स कटने के बाद उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 21,000 ही इन्वेस्ट किया है। तो उनको कितना सेव किए? टैक्स क्या उनको सेव हुआ? नहीं हुआ। लेकिन यहीं अगर आप एनपीएस में इन्वेस्ट करते हो 30,000 रुपये, तो आपको टैक्स पहली बात तो देना ही नहीं पड़ेगा, 0% टैक्स है। तो आपने टोटल कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया? आपने पूरे के पूरे 30,000 इन्वेस्ट किए। यहाँ पर आप 21,000 ही इन्वेस्ट कर रहे थे क्योंकि 9,000 आपका टैक्स में चला जा रहा था। तो आपने कितना टैक्स सेव किया? 9,000 रुपये आपने टैक्स अपना सेव किया है। तो उम्मीद है कि आपको आसान भाषा में एनपीएस के बारे में मैंने कुछ समझाया है। फिर भी आपके ढेर सारे प्रश्नों की मुझे उम्मीद है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। और मेरी राय क्या है एनपीएस के बारे में, आने वाले वीडियो में मैं बहुत स्पष्ट तरीके से अपनी राय बताऊंगा आपको कि एनपीएस के बारे में मेरी क्या राय है, और आपके कमेंट्स भी उठाकर डायरेक्टली जवाब दूंगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक वीडियो पहुँचे और वो अपने बेशकीमती कमेंट सेक्शन में दे सकें। बाकी की लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।